सबसे पहले तो आज कारगिल दिवस है। मैं उन सब शहीदों को नमन करता हूँ अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, जिन्होंने कारगिल के दौरान एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने का काम किया। हमें गर्व है हमारे उन सैनिकों पे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे दुश्मन देश के दांत खट्टे करने का काम किया, वही देश की सीमाओं की रक्षा करके एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान की तरफ कोई भी देखेगा तो उसका अंत बुरा होगा। वहीं उसके साथ साथ सरकार को शहीदों को और ज्यादा सम्मान मिले, उसके लिए आज के दिन कुछ ऐसी घोषणाएं करनी चाहिए जिसकी वजह से फौज में जाने वाले हर व्यक्ति को ये लगे कि मुझे देश की सेवा करने में गर्व महसूस हो उसको, कि मेरे पीछे से मेरे जाने के बाद अगर मैं देश के लिए अपने आप को कहीं कुर्बान करूं तो पीछे से सरकार की एक जिम्मेदारी हो कि वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके। हमारी पार्टी का फैसला है कि आने वाले समय में सरकार बनने के बाद हम पूर्व सैनिकों के लिए भी मौजूदा जो सैनिक है जिसने बेल्ट बांध रखी है, चाहे वो अर्ध सैनिक बल का है, चाहे वो पुलिस का जवान है और चाहे वो कोई फौज का सिपाही है, जब तक वो देश की रक्षा करेगा, प्रदेश की रक्षा करेगा, तब तक सरकार की जिम्मेवारी होगी उसके बच्चों की, उसके माँ बाप की। हम उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा भी प्रदान करेंगे और उसके घर में किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए एक अलग से आयोग बनाएंगे ताकि कोई भी कठिनाई अगर उसकी होगी तो उस आयोग के सामने अपनी कंप्लेंट दे सकेगा और आयोग उसकी समस्या का समाधान करेगा। वहीं उसके साथ साथ जैसी परिवर्तन यात्रा का पानीपत में आगाज हुआ, पानीपत के 4 मौजूदा पार्षद जो है जिला परिषद के, जो पहले भाजपा में थे, और एक भाजपा का मीडिया प्रभारी जो है किसान सेल का जो है, उन्होंने कल भाजपा को छोड़कर के चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन किया है, जिनमें आकाश कुमार है वार्ड नंबर 1 से। कौन से आकाश है? बुलवाले उसको। दूसरा है रणदीप सिंह वार्ड नंबर 2 से और तीसरा है संदीप कुमार वार्ड नंबर 13 से, जो प्रतिनिधि है, जिनकी वाइफ राज्य इसकी मेंबर है जिला परिषद। और चौथा है महावीर प्रसाद। और इसी तरह विक्की जागलान है जो बीजेपी के मीडिया प्रभारी थे, उन्होंने भी कल बीजेपी को छोड़ करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था जताई। संदीप एक वार्ड नंबर 4 से संदीप है। संदीप बता तो दिया। अच्छा, 4 नंबर पे संदीप 4 नंबर से। 5 पार्षद है मौजूदा जिन्होंने आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आस्था व्यक्त करी है। नेता तो बहुत करते हैं, लेकिन सही मायने में आगे भविष्य में बढ़ने वाले लीडर ये हैं, क्योंकि अब जो इस तरह के पार्षद चुन करके आते हैं ये सब पढ़े लिखे बच्चे हैं और इनमें सारी वो योग्यताएं हैं जो एक लीडर में होनी चाहिए, वो सारी क्वालिटीज हैं। हमारी पार्टी का एक फैसला है कि हम आने वाले समय में 50% टिकटें जो है यूथ को देंगे, जिसकी उम्र 40 साल से कम होगी। विशेष रूप से हम उन लोगों को टिकटों में ज्यादा महत्व देंगे जो सामाजिक रूप से, पारिवारिक तौर पे बड़ी पहचान रखते हैं, जिनके ग्रैंडफादर, फादर का नाम जो है लोगों के बीच में एक पहचान बना हुआ है कि वो किसी भी
सामाजिक इशू के ऊपर यही पंचायत में जाते हैं तो उनके जो निर्णय, उनके जो फैसले हैं, उससे लोग प्रभावित होते हैं और उनकी एक इस तरह की पहचान भी बनी हुई होती है कि भाई वो व्यक्ति किसी का नुकसान नहीं कर सकता। जो सही बात है उसको सही कहेगा, जो गलत है चाहे वो उसका कितना भी करीबी है उसको गलत ठहरा देगा। हम ऐसे परिवार के लोगों को राजनीति में पढ़ पाएंगे, ऐसे परिवार के बच्चों को जो छोटी उम्र के हैं ताकि वो लोग निष्पक्ष होकर के अपनी जिम्मेवारी निभा सके, सेवा कर सके, प्रदेश को आगे बढ़ा सके। आज की तारीख में लोगों का राजनीतिक लोगों से विश्वास उठ चुका है। आप देख नहीं रहे कैसे राजनीतिक लोग जो है, जिनकी बहुत छोटी सी पहचान थी, आज ईडी के छापे पड़ रहे हैं उनको। हमारे यही का वो छोकर जो एमएलए है, 1200 करोड़ रुपए का उसके ऊपर लोगों की जो देनदारी है उसको लेकर के आरोप है। एक आम साधारण करता था, इतने इतने पैसे कहां से आए? जब कांग्रेस का राज था तो इसका मतलब इन लोगों ने बहुत बड़ी लूट मचाई थी, उसकी वजह से आज ये इतने बड़े धनाढ़ बन गए। ऐसे लोगों से आज पूरे प्रदेश के लोग ऊब चुके हैं। आज भी प्रदेश की सत्ता में बैठे लोग जो है दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने में लगे हुए हैं। कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसके अंदर आज परसेंटेज फिक्स ना होगी। आपके पानीपत की हालत देखो आप कि पानीपत के अंदर गेट बनाए जा रहे हैं 100 करोड़ से ज्यादा रुपए। गेट तो बना रहे हैं, सड़कें है ही नहीं। वो गेट केवल इसलिए बना रही है नगर परिषद कि पैसे खाने, जिसका खर्चा मुश्किल से 20-30 लाख 50 लाख रुपए होगा और टेंडर होते हैं 2-2 करोड़ के। केवल पैसा खाने का एक साधन बनाया। मुझे जो सुनने में आया था, अभी बताया गया कि गुजरात की किसी कंपनी को सारा काम दे दिया, मतलब कोई ठेकेदार भी इनको यहाँ का नहीं मिला, गुजरात से आया चल करके। इसका मतलब यह है कि मुख्यमंत्री प्रदेश को गुजरातियों के हाथ से लुटाना चाह रहे हैं। हर काम, चाहे वो कोई आईटी बनानी हो, चाहे कोई सब गुजरात के लोगों के हाथ में। हरियाणा के लोगों पे विश्वास भरोसा नहीं, क्योंकि वो कमीशन नहीं देता और वहां से सीधा कमीशन फिक्स रहता है, इसलिए इस तरह के काम आज हो रहे हैं। जब सेशन आएगा तो जरूर मुख्यमंत्री जी से पूछेंगे कि कितने गेटों की क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी, सड़कें क्यों बढ़ी। आपका एमएलए बड़ा शरीफ आदमी है बेचारा, मुझे लगता है उसकी कोई सुनता नहीं होगा। उसकी कोई सुनवाई करता है कि नहीं करता है? नहीं, शरीफ आदमी है, उसकी तो संजय भाटी पार नहीं पड़ने देता होगा। सारा माल तो वो खा गया होगा। यहाँ नशे को लेकर के केवल और केवल किसी ने अगर आवाज को उठाया तो इसकी शुरुआत मैंने विधानसभा में करी थी। और मैंने तो यहाँ तक भी बताया था कि पिलर नंबर कौन सा है जिसके नीचे नशा बिकता है। आज तक कोई कार्रवाई नहीं है। शराब के ठेके बंद करने की बात थी, कम करने की बात थी। अब तो मेरी ख्याल है परचून की दुकान में भी शराब मिलती होगी। ऐसी हालत कर दी, 24 घंटे ठेके खुले रहते हैं, तो उससे अपराध बढ़ेंगे, अपराध कम नहीं होंगे। नशे के कारोबार को बढ़ा करके पैसा कमाना सरकार का ध्येय नहीं है। सरकार का ध्येय अच्छे काम करके लोगों में और रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए। इंडस्ट्री लगाओ, इंडस्ट्री के साथ साथ कॉमर्शियल हब बनाओ इसको। जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने गुड़गांव को मिलेनियम सिटी बनाया, उसका बहुत बड़ा फायदा मिला था। आपके यहाँ पे जो बड़ा कारोबार जो था, धागे का था, आपका टावल का था, बेडशीट का, इनका था, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्ट
एक्सपोर्ट होता है, आज बंद होगी कि नहीं होगी फैक्ट्री? सिर्फ सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से इनको परेशान किया गया, इनसे पैसे मांगे गए, इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगाए गए, इसलिए मजबूर होकर के लोग पलायन कर गए। सर, भाजपा और जनता एक बार फिर से सरकार बनाने का दावा करते हैं, क्या कहेंगे? पहले 75 पार का दावा किया था कि नहीं किया था? 80 पार गए। नहीं, पहले 75 पार का किया था कि नहीं किया था? लोगों ने फूंक निकाल दी कि नहीं? 40 पे लाके रोक दिया था। जो जमुना पार करा हुए थे इनको, उन लोगों ने अपने आप को बेच दिया, इसलिए सत्ता में आ गए। अब की बार दोनों की एक की तो एक सीट भी नहीं आनी। जज्बा का तो सफाया हो गया पूरी तरह से, कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचेगा। मुझे लगता नहीं कोई टिकट लेने वाला भी बचेगा। और भाजपा जो है 10 का आंकड़ा पार नहीं कर सकती। 10 सीटें भी आ जाएगी भाजपा की तो बहुत बड़ी बात होगी। मुझे आप एक भी सीट गिना दो, तुम्हारे पानीपत की सीट कौन जीतेगा? भाजपा जीत सकती है। जब एमएलए ये कहने लग जाएगा लोगों के बीच में मेरे को सुनने वाला नहीं है, उसको वोट क्यों देगा कोई? क्या देगा कोई वोट? आप में से कोई एक आदमी उसको वोट दे देगा, चाहे वो कितना भी बढ़िया आदमी है, कितना भी शरीफ आदमी है। आप उसके पास किसी काम को लेकर के जाओगे और वो आगे से ये कहे यार मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, तो फिर आप क्या उम्मीद करोगे? अगली बार आप उसको कैसे वोट दोगे? ये हालत है सरकार की, इसलिए 10 सीट पे नहीं जीतेंगे। मुख्यमंत्री की नहीं मानता कोई अधिकारी, किसी और की तो छोड़ो। डीसी भी कि चीफ मिनिस्टर के आदेश को कौन मानेगा? बहुत आदेश देता है। तो दिवाला पिट गया कि नहीं सरकार का? सर, टीडीपी का क्या भविष्य देखते हैं? बता तो दिया मैंने आपको, कोई टिकट लेने वाला भी नहीं बचेगा। दिग्विजय चौटाला का एक बयान आया था कि मेरे चाचा को ना वहाँ क्रिकेट की टिकट जो है धड़ी की धड़ी रहेगी, मतलब वो जाना चाहते थे, जो विपक्षी दलों ने बैठक की थी। मैं उसको अर्जुन को कहूंगा, वो देगा उसकी बात का जवाब। मैं मुंह नहीं लगना चाहता इन लोगों के। वो बेचारे जो उनको सिखा पढ़ा दिया जाता है बोल देते हैं। अभी इतनी अक्ल नहीं है कि इन चीजों का आने वाले समय में तुम्हें कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि इसके लिए कितना शर्मिंदा होना पड़ सकता है। जो भाषा आप बोल रहे हो अपने से बड़ों के लिए, उसके लिए कितना शर्मिंदा होना पड़ेगा ये सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं अर्जुन से पूछा करो उनके बारे में भी क्या है क्या नहीं। सर, बाढ़ को लेकर क्या कहेंगे? और हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। 12 डिस्ट्रिक्ट में बाढ़ का पानी है। लोगों में बयान तक है इस बात को लेकर के कि बाढ़ से फसल जो खराब हुई है उसका हमें मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री कहता है 15,000 रुपये मुआवजा दूंगा। हमारे सरसा के अंदर घग्गर नदी है, 40,000 एकड़ से ज्यादा जमीन जो है फसल जो है खराब होगी। वहां पे लोगों में आज भी इस बात को लेकर के चिंता है कि हमें मुआवजा नहीं मिलेगा। जमीनें के मालिक हम खुद है, जैसे मैं मालिक हूं और मेरी जमीन घग्गर नदी में है, मैं उसको काश्त कर रहा हूं, नदी आ गई तो सरकार उसका मुआवजा नहीं देती, जबकि मेरा कसूर क्या है? मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उसको मुआवजा नहीं देंगे। मैंने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि आप ये बताओ कि घग्गर के अंदर जिन लोगों की जमीन आई हुई है, जिनकी बाढ़ से फसल खराब होगी, क्या आप उनको भी जवाब नहीं है इस बात। आज 12 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है बाढ़ के पानी से, और जो 10 जिले बचे हुए उन 12 में भी बहुत सारे जिले ऐसे हैं जैसे सरसा, फतेहाबाद। नहरें जो है बाढ़ आई हुई है हरियाणा में, नहरों में पानी 42 एक शेड्यूल बना दिया, उसको चेंज नहीं कर रहे। अब जहां पानी की जरूरत है, आपके पानीपत में ले लो, आज तो बारिश होगी चलो, लेकिन कल तक ऐसी हालत थी, मैं जिन गांव में गया था वहां नहर का पानी नहीं था और फसलें जो है उनके नहर
तरीके से, एक कमजोर पड़ रही थी, सूख रही थी, किसान डिमांड कर रहे थे। तो जब बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है, हमारे यहाँ तो सारी जितनी नहरें हैं ना, जब ये बनाई गई थी हरियाणा के अंदर, उस वक्त के अंदर जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके थे या जो ड्रेनें बनाई गई थी जिससे बाढ़ का पानी निकाला जा सकता है, उनको नहरों के साथ भी कनेक्ट किया हुआ है। अगर पानी ज्यादा आ जाता है तो नहरें खोल दो, ताकि नहरों में पानी पूरा जाएगा। जहाँ किसान की फसल सूखे की वजह से मर रही है, उसको फायदा हो जाएगा, तुम्हारा पानी बाढ़ का कुछ ना कुछ कम हो जाएगा। लेकिन नहीं, क्योंकि ड्रेन साफ ही नहीं करते, ड्रेन में पानी चल ही नहीं सकता, ड्रेनें टूट रही है। जो पैसा आता है बाढ़ का हर साल, अब की बार 1100 करोड़ रुपया था, अब उसको ये दिखाएंगे डिपार्टमेंट वाले कि हमने वो 1100 करोड़ रुपया जो है सफाई में लगा दिया, और इस बारिश के पानी के साथ उसकी सफाई हो जाएगी, इसी के साथ बह जाएगा, उसको खा जाएंगे। गग्गर नदी के ऊपर जो दोनों तरफ बांध है, हरियाणा का जितना एरिया 40 किलोमीटर के बड़ा पैच आता है, जो उसके ऊपर लोगों ने 5-5 फुट मिट्टी डाल करके अपने खेत बचाए, तब जाकर के बचाया अपनी बात। अब वो मिट्टी जो डाली गई है, ये डिपार्टमेंट वाले उस मिट्टी का भी बना देंगे कि हमने 5-5 फुट मिट्टी डाल दी उसमें, उसका पैसा भी खाएंगे। बजाय मिट्टी डालने के लिए जो डीजल गांव के लोगों ने खर्च किया है, उनको पैसा देना या उनको इस बात के लिए प्रशंसा पत्र देना कि तुम लोगों ने गांव को बचाया है, उस गांव को जिसने गग्गर नदी को बचाया है, खेतों को बचाया है, गांव को बचाया है, उन लोगों को सरकार को शाबाशी देनी चाहिए, ग्रांट देनी चाहिए कि भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारे गांव के अंदर और अच्छा काम कराओ, इसके लिए पैसा देते हैं। लेकिन उनके काम का पैसा सरकार में बैठे लोग खा जाएंगे। राजपूत समाज आमने सामने हो रहे हैं, ये सरकार का काम है, सरकार ने लड़ाया इनको, सरकार ने गुर्जर और राजपूत को नहीं, हर जाति को लड़ाने में माहिर है ये लोग। अब तो जिला परिषद के मेंबर को, जिला परिषद के चेयरमैन को, ब्लॉक समिति के चेयरमैन मेंबर्स को, सरपंचों को एमएलए के साथ लड़ाएंगे। अभी नया कानून बनाया 4 तारीख को, एक अध्यादेश जारी किया है कि कोई भी जिला परिषद का काम है, एमएलए की रिकमेंडेशन चाहिएगी उसमें, ब्लॉक समिति के काम में भी चाहिएगी, सरपंच कोई काम कराएगा उसमें भी एमएलए रिकमेंड करेगा। तो इसका मतलब उनके अधिकार तो खत्म कर दिए, अब तो टोटल एमएलए के पास पावर आ गई। एमएलए किसी का करे, किसी का ना करे, कोई पॉलिटिकल तौर पे कोई किसी के अगेंस्ट है, उसका काम क्यों करेगा वो? उससे दिक्कत परेशानी है कि नहीं, झगड़े बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? ये मुख्यमंत्री रात को सोते सोते भी मेरी ख्याल कुछ ना कुछ सोचता रहता है, भी कैसे प्रदेश बर्बाद हो, कैसे लोग आपस में लड़े, उसके बारे में सारा दिन सोचता ही। खाद का आदेश जारी कर दिया कि पोर्टल से खाद मिलेगी, इसको ये पता नहीं है किसान को खाद कितनी दफा लेनी पड़ती है। ये कहता है पोर्टल पे लिखो कितनी खाद चाहिए, किस काम के लिए चाहिए। किसान को खाद किस लिए चाहिए भाई? फसल पकाने के लिए चाहिए ना। पर सिर्फ एक बदमाशी है इसके पीछे। पोर्टल के ऊपर जाएगा किसान, पहली बात तो पोर्टल खुला नहीं मिलेगा, कहीं मिल गया तो उसमें लिखेगा मेरे को 10 बैग चाहिए, अब 2-3 दफा खाद डालनी पड़ती है, इकट्ठी तो लाएगा नहीं। तो फिर आखिर मजबूर होकर के जहाँ से खाद सोसाइटी से मिलती थी वो बंद कर देंगे, बाजार से खरीदेंगे, और बाजार से फिर महंगी मिलेगी। जो यूरिया का बैग 300 रुपये का वो 400 में, 450 में मिलेगा, इसकी ब्लैक हो। सर, जिस तरह से युवाओं को आपने प्रतिनिधित्व देने की बात कही, तो महिलाओं के लिए भी कोई है कुछ किसी तरह की योजना? हमारी पार्टी का पहले से फैसला है कि हम 33% महिलाओं को टिकट देंगे। युवा महिला भी तो आजकल जी, वो भी तो युवाओं में आती है, पढ़ी लिखी लड़कियां बहुत एक्टिव है, बहुत आगे काम करती है। जिला परिषद की चेयरमैन है, मेंबर्स हैं, ब्लॉक समितियों की मेंबर चेयरमैन है, उनको भी आगे करेंगे। यात्रा के बारे में क्या कहेंगे सर? यात्रा का कितना प्रभाव हरियाणा आपको पड़ेगा? आप मेरे साथ चलो, आपको दिखा के लाता हूँ यात्रा कैसी है। हम
जो लोग कर ही रहे हैं सब यात्रा। जो लोग कहते थे 4 दिन नहीं चल पाएगी यात्रा, 40 किलोमीटर नहीं चल पाएगी, उनकी बोलती बंद होगी कि नहीं यात्रा से? इस यात्रा से 1987 दोहराया जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी बड़े बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इस यात्रा की खलबली आपको दिख नहीं रही? ये सारे एसी में सोए हुए थे और सब पसीनों पसीन नहीं हो रहे। कोई हाथ से हाथ जोड़ो ले फिरे, कोई सिर से सिर जोड़ो ले फिरे, कोई कुछ करता फिरे, कोई स्वाद ले, कोई कुछ करे। सारे काम लगा दिए कि नहीं मैंने? है सब लुटेरे सड़कों पे है कि वो मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सबको पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान कर सके। हमारी पार्टी का फैसला है, ये लगे कि मुझे देश की सेवाओं करने में गर्व महसूस हो उसको, कि मेरे पीछे से मेरे जाने के बाद ये समान कार्यक्रम करने। नाम तो स्वाद रखा उसका, इतना स्वाद है, लोगों को परेशान करता है जाकर। वहाँ एक मंदिर में कार्यक्रम, इन्हीं की तरह युवा सरपंच बना हुआ था गाँव में, और उस सरपंच ने मुख्यमंत्री पूर्व सैनिकों के लिए भी मौजूदा जो सैनिक है जिसने बेल्ट बांध रखी है, चाहे वो अर्ध सैनिक बल का है, चाहे वो पुलिस का जवान है, और चाहे वो कोई फौज का सिपाही है, उन्होंने कल भाजपा को छोड़कर के चौधरी देवलाल जी की नीतियों में आस्था व्यक्त करी है और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को जो तो सामाजिक रूप से, पारिवारिक तौर पे बड़ी पहचान रखते हैं, जिनके ग्रैंडफादर, फादर का नाम जो है लोगों के बीच में एक पहचान बना हुआ है। आजा भैया आजा।